गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार आपका स्वागत है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में। आज हम आपको हेलो एरीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द हेलो एरीन्स आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेलो एरीन में जो हैलोजन परमाणु होता है वो बेंजीन नाभिक से सीधे रूप से जुड़ा हुआ होता है। हेलो एरीन की अभिक्रियाओं में तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिन्हें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहा जाता है। दूसरे प्रकार की होती हैं इलेक्ट्रॉनफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। और तीसरी रिएक्शंस विद मेटल्स होती हैं, यानी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं की। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं आखिरकार? ऐसा क्या कारण है कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं तो देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, मिस अनुनादित संरचनाओं के कारण उनमें कुछ स्थायित्व आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या होते हैं हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहला जो कारण होता है वो होता है रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा होता है कार्बन हैलोजन आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर, द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन CX बॉन्ड, यानी यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें अंतर होगा। तीसरा फेनिल धनायन का अस्थायित्व, जो इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कैटाइन। और चौथा होगा संभावित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इन चारों कारणों को हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे। तो पहली बार में हम रेजोनेंस इफेक्ट की व्याख्या करते हैं। क्या होता है? हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिससे निम्न अनुनादी संरचनाएं संभव हैं। मीन्स क्या है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताएंगे। देखिए ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब इस पर क्लोरीन पर एक जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट रूप से बेंजीन के कार्बन के साथ बना हुआ है, ये डायरेक्ट रूप से लिंक है। क्लोरीन पर 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। अब क्या होगा? ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से कहां आ जाएगा? यहां पर। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएगा? इस वाली पोजीशन पर। तो जब इस पोजीशन पर आ जाएगा तो इसकी स्थितियां बदल जाएंगी और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और यहां पर कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए राइट। अब क्या हुआ? यहाँ पॉजिटिव साइन आ गया या नेगेटिव साइन आ गया। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये जो नेगेटिव साइन वाला आपके पास लॉन पेयर था वो यहाँ पर आ जाएगा इस पोजीशन पर, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये ट्रांसफर होकर इस स्थिति में आ जाएगा। जब इस स्थिति में आ जाएगा तो इसकी स्थिति पुनः परिवर्तित हो जाएगी और परिवर्तित होने से जो बॉन्ड्स हैं वो आमने सामने जाएंगे। नेगेटिव जो साइन है वो ऑर्थो वाली स्थिति से हटकर पैरा वाली स्थिति में आ गया। अब क्या होगा? ये वाला जो लॉन पेयर है फिर यहाँ पर आ जाएगा और बॉन्ड पेयर फिर ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित होगा अपने स्थान से। फिर क्या होगा? फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रेजोनेंस के कारण इसकी विभिन्न जो संरचनाएं होती हैं ये स्थायी अनुनादी संरचना होती हैं और इसके कारण क्लोरीन पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है? चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक द्विबंध प्रकृति आ जाती है हैलोजन में आंशिक रूप से। इसके कारण ये स्थायी संरचना बना लेता है। स्थायी संरचना बनाने के कारण क्या होता है कि जो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति जो हेलो एरीन्स होते हैं वो प्राय कम क्रियाशील होते हैं। अनुनाद के कारण कार्बन हैलोजन आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, अभी आपको बताया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? हेलो एल्किन की तुलना में हेलो एरीन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। आप ये भी चीज जानते हैं। दूसरा एक और चीज जानते हैं कि जो द्विबंध होता है उसको तोड़ना अपेक्षाकृत एकल बंध की अपेक्षा कैसा होगा? कठिन, क्योंकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड होगा तो, और दूसरा एक और चीज होता है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जब आंशिक द्विबंध का सा इसमें गुण आ जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। तो दोनों ही तरह से हम देखते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति जो होते हैं हेलो एरीन्स प्राय कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा एक और होता है इसमें कार्बन हैलोजन आबंध में
कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर होता है। द डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। क्या होता है कि आपको बताया जाता है हेलो एल्केन्स के बारे में। जब हेलो एल्केन्स में जो कार्बन हेलोजन आबंध होता है वो होता है sp3 हाइब्रिड, और जो इसमें होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है और द्विबंध वाले कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 होता है, इसलिए यहाँ पर sp2 संकृत जो कार्बन होगा उससे हेलोजन जुड़ा होता है। देखिए हेलो एल्केन में ये जुड़ रहा है कार्बन से हेलोजन, ये वाला X, तो यहाँ पर क्या है sp3 संकरण है क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर आपके पास है यहाँ पर। दूसरा यदि हम हेलोएरिन के रूप में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है ये द्विबंध से जुड़ा हुआ है, मीन्स कार्बन पर द्विबंध है, द्विबंध में से पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। जब पाई इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो sp2 संकरण आ जाएगा। इस कार्बन पर sp2 संकरण है। अब इस कार्बन पर sp2 संकरण और हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 संकलित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इनके संकरण की प्रकृति होती है, किसमें, कार्बन हेलोजन आबंध में कार्बन परमाणु की जो संकरण की प्रकृति होती है हेलो एल्केन में और हेलोएरिन में, वो बहुत अलग अलग होती है। हेलो एल्केन में sp3 संकृत कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ता है, जबकि हेलोएरिन में sp2 संकृत कार्बन परमाणु से हेलोजन परमाणु जुड़ता है। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में कार्बन हेलोजन आबंध में। दूसरा, हेलो एल्केन में कार्बन और जो हेलोजन आबंध, जैसे यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन आबंध की जो लंबाई है वो 177 पिकोमीटर है, जबकि हेलोएरिन में कार्बन और क्लोरीन जो बॉन्ड होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 169 यानी 169 पिकोमीटर होती है। क्योंकि लंबे आबंध की तुलना में छोटे आबंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया में हेलो की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता है बोर्ड में भी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको सिंपल रूप से कर देना है कि कार्बन हेलोजन आबंध की लंबाई हेलो एल्केन में ज़्यादा होती है, हेलोएरिन में कम होती है। लंबे आबंध की तुलना में छोटे आबंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो एल्केन की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। ये बंध लंबाई के आधार पर हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा जो रीजन आपको बताया था वो है फेनिल धनायन का अस्थायित्व, फिनाइल कैटाइन इनस्टेबिलिटी। जो फेनिल धनायन क्या होता है कि कार्बन हेलोजन आबंध की स्वतः आयनन यानी आपका सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाएगा इसका, इसके फलस्वरूप क्या होगा, हेलोएरिन से बना हुआ फेनिल धनायन अनुनाद के कारण स्थायी नहीं होता और इसलिए SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाती है। ये भी इसका एक रीजन होता है। चौथा रीजन क्या है, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, संभावित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन रिच नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन रिच एरीन की ओर जाने की संभावना बहुत कम होती है। देखिए फिगर में देखिए, यहाँ पर क्या है, आपके पास ये बेंजीन न्यूक्लियस है, इससे क्लोरीन लगा हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करा और ये भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी, तो इसके पास क्या होगा, एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा। ये संभावना बहुत कम होती है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि जो हेलोएरिन होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिकर्षण प्रतिस्थापन क्रियाओं के प्रति कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण आपको बताएंगे, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। पहली है हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन फिनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लोरोबेंजीन इस पर कास्टिक सोडा की क्रिया करें तो पहली स्थिति में क्या होगा, यहां पर जाएगा फिनॉक्साइड ग्रुप यानी ONA, तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें क्या होगा, ONA जो है वो नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, ONA। देखिए मेन चीज क्या है कि हमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या है, NaOH में आपके पास ONA जो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन क्रिएट हो गया है आपके पास।
क्लोरोबेंजीन। अब क्या होगा, इसकी डाइल्यूट HCl से क्रिया करेंगे तो यहाँ से Na आपका हट जाएगा, NaCl बन जाएगा और फिनॉल आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखने की है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये जैसे NO2 उपस्थित हो जाए तो हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मार्क करना है, नोट भी करना है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 समूह उपस्थित हो जाए तो हेलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब, जब या तो ऑर्थो स्थिति में या पैरा स्थिति में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 उपस्थित हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारे पास जो बेंजीन है इससे एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये हेलो एल्केन। अब इसकी जो ऑर्थो स्थिति ये दिख रहा है जो आपको स्क्वायर के साथ NO2 लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है इस ये वाली कौन सी स्थिति है, बराबर वाली जो स्थिति होती है 1-2 स्थिति, ये क्या है ऑर्थो स्थिति। और इधर क्या है ये 1-6 वाली, ये भी ऑर्थो स्थिति, ये ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। अब देखिए ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है इस हैलोजन के लिए और इस हैलोजन के लिए ये क्या है, पैरा है। यही चीज है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति में जैसे यहां पर लग जाए एक NO2 क्रियाशीलता अधिक होगी। अब मान के चलो दोनों ऑर्थो में NO2 आ जाए तो क्रियाशीलता और ज्यादा आ जाएगी। अब दोनों ऑर्थो के अलावा एक और यहाँ पर NO2 आ जाए पैरा स्थिति में तो क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 या तो ऑर्थो स्थिति में, दोनों ऑर्थो स्थिति में और साथ में फिर पैरा स्थिति में आपके पास यदि लग जाता है हैलोजन ना इससे हेलोएरिन से तो रिएक्टिविटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, आपके पास क्लोरीन जो है इसके सापेक्ष ये जो NO2 ग्रुप लग रहा है ये कौन सी स्थिति में लग रहा है, पैरा स्थिति में। तो यही चीज आपको पता है कि पैरा स्थिति में लग रहा है। अब क्या है, इस पर हम कास्टिक सोडा की क्रिया करें और जल अपघटन करें तो क्या होगा, ये Cl ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, हैलोजन समूह प्रतिस्थापित होगा किसके द्वारा, OH के द्वारा। तो ये किसके कारण हुआ, रिएक्टिविटी किसके कारण बढ़ी है, ये इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 पैरा स्थिति में लग रहा है। अब मान के चलिए ऑर्थो स्थिति में भी लग जाए तो ऑर्थो स्थिति में लगेंगे तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी ऑर्थो और पैरा दोनों के कारण और बढ़ जाएगी। तो यहां पर ये रिएक्शंस थोड़ी सी और फास्ट हो जाएगी। अब मान के चलिए तीनों स्थितियों में NO2 लग जाए तो ये क्या है, आपके पास जो क्लोरीन है इसके लिए ऑर्थो, ये पैरा और ये फिर ऑर्थो। तो इसका मतलब है सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर NO2 समूह लग जाए और इसके साथ कास्टिक सोडा के साथ वही रिएक्शन करें फिर जल अपघटन करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त हो जाएगा कि ये Cl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, OH के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास पिक्रिक एसिड प्राप्त होगा जो इसका नाम होगा IUPAC। देखिए 1 2 3 4 5 6 की चेन हो गई, 2 नंबर पर NO2 है और 4 पर NO2 है और 6 पर है तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और फिनॉल। इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं और पिक्रिक एसिड तो आप जानते हैं इसका बड़ा यूज किया जाता है, विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, हाउ टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या पिक्रिक अम्ल बनाने की कोई एक विधि लिखिए, या क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे। तो क्लोरोबेंजीन से हम पहले नाइट्रेशन के द्वारा ये वाली स्थिति प्राप्त करेंगे जिसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मिलेगा। उसके बाद हम इसको कास्टिक सोडा और जल के साथ क्रिया कर देंगे तो ये हम इस तरह से पिक्रिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के मेटा स्थिति में जुड़े होने की स्थिति में हेलोएरिन की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। यानी इस वाली स्थिति जो खाली वाली जो स्थिति आपको चमक रही है, यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहां पर लग जाए तो इससे क्रियाशीलता पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल है। दूसरा है एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय द एमिनो ग्रुप। 475 केल्विन ताप और 60 वायुमंडलीय दाब पर क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें जो Cl है उसको डायरेक्ट रूप से NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन, इस पर अमोनिया की क्रिया करें किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या होगा, ये Cl यहां से हटेगा और इसके स्थान पर कौन सा ग्रुप आएगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप आएगा।
क्योंकि हम नाभिक स्नेही क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है, तो NH2 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। आपको पिछले वाले टॉपिक में भी बताया था कि जो अमोनिया होती है इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, NH2-, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करने से ये Cl हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, NH2 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, टेम्परेचर कितना है 475 और केल्विन और 60 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसमें दाब है, तो क्या आ जाएगा आपके पास बन जाएगा जो एनिलीन, और बैलेंसिंग करने के लिए आपके पास क्यूप्रस क्लोराइड यहां पर आ जाएगा। अगला है साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय द साइनो ग्रुप। 475 केल्विन ताप पर पिरीडीन की उपस्थिति में, पिरीडीन उत्प्रेरक होगा, इसकी उपस्थिति में क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन किसमें परिवर्तित हो जाएगी, साइनोबेंजीन में। देखिए हमारे पास कोई भी है, क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है, तो यहां पर देखिए ब्रोमोबेंजीन है C6H5Br प्लस CuCN, तो क्या होगा, ये यहां से Br हट जाएगा और इसके स्थान पर CN आ जाएगा और CuBr बन जाएगा। किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन की में, तो क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। यदि यहाँ पर Cl होता तो भी यहाँ CN आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता, CuCl। और इसी तरह से हम हैलोजन समूह को साइनो समूह के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ये भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला कर रहे हैं मिथॉक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। अब क्या होगा, Cl के स्थान पर OCH3 ग्रुप आएगा। 323 केल्विन ताप पर कॉपर लवण की उपस्थिति में सोडियम मेथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन एनिसॉल या मैथिल फेनिल ईथर में परिवर्तित हो जाता है। मैथिल फेनिल ईथर को एनिसॉल के रूप में जाना जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन, इस पर हमने क्रिया कर दी सोडियम मेथॉक्साइड की, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ गर्म करेंगे कितने पर, 323 केल्विन यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर। ये OCH3 ग्रुप कहाँ लग जाएगा, Cl के स्थान पर। यहाँ से Cl हट गया, कौन सा ग्रुप आ गया, ये OCH3 ग्रुप आ गया। तो ये क्या है, ये तो फेनिल ग्रुप है, ये मैथिल ग्रुप है, और O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईथर को, तो मैथिल फेनिल ईथर आपको बन गया। मैथिल फेनिल ईथर, इसका जो जर्नल नेम होता है वो क्या होता है, एनिसॉल। तो एनिसॉल मैथिल फेनिल ईथर है, और ये रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ है, मेथॉक्सी ग्रुप के द्वारा। किसका हुआ है, क्लोरीन का, यानी न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर हो रही है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगली जो रिएक्शन है वो है थायोल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट बाय द SH ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर लवण की उपस्थिति में जलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन थायोफिनॉल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए C6H5Cl प्लस KSH। अब क्या होगा, ये Cl हट जाएगा, कौन से न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, SH के द्वारा। यहाँ पर SH आ जाएगा, C6H5SH प्लस KCl। तो इस तरह से ये भी न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन क्रिया का उदाहरण है। क्लोरोबेंजीन किस में कन्वर्ट होगी आपके पास, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट होगी आपके पास थायोफिनॉल में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि हेलोएरिन हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट आदि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती हैं, और इनका दैशिक प्रभाव ऑर्थो और पैरा होता है, क्योंकि अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। तो ये कौन सा दैशिक प्रभाव, डायरेक्शनल इफेक्ट क्या होगा इसका, ऑर्थो एंड पैरा। जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका डायरेक्शनल इफेक्ट कौन सा होता है, ऑर्थो एंड पैरा। इट शुड बी नोटेड, आपको नोट कर लेना चाहिए। ये पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन में जो Cl ग्रुप होता है, इसके कारण कौन सा डायरेक्शनल इफेक्ट होता है, द डायरेक्शनल इफेक्ट इज ऑर्थो एंड पैरा। तो क्यों होता है, अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, -I प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की होती है। अतः हैलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, मंद हो जाती हैं। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये हैलोजन समूह है,
वही अनुनाद की स्थिति जो आपको पीछे बताई थी, यह इसके अनुनादी स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुआ यानी लॉन पेयर यहाँ पर जाएगा, फिर बॉन्ड पेयर यहाँ पर, अगेन फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो इस तरह से अनुनादी संरचनाओं के कारण, क्योंकि ये स्टेबल स्थायी संरचनाएं होती हैं हेलो एल्केन्स में, हेलो एरीन्स में, तो अतः माइनस आई प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की होती है। अब आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण बता रहे हैं। तो देखिए पहला उदाहरण हम लेंगे आपके पास हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। जैसे नाम से ही पता है हैलोजनीकरण का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की क्रिया किसी हैलोजन वाहक की उपस्थिति में हम करते हैं। तो जैसे लुईस अम्ल उत्प्रेरक है, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन पर क्लोरीन की अभिक्रिया करें तो क्लोरीन का दैशिक प्रभाव कौन सा है क्लोरोबेंजीन में, आपको पता है ऑर्थो है पैरा। इसका मतलब है कि जो Cl ग्रुप है एक तो ऑर्थो पर जाएगा, दूसरा कहां पर जाएगा, पैरा पर। तो हमें दो उत्पाद मिलेंगे, एक तो ऑर्थो मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl पॉजिटिव। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को आरंभ करता है, और जबकि न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया में आपने देखा था, आपको कई बार बताया, पीछे भी वीडियोस में आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल अभिक्रियाएं होती हैं उनमें न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया को प्रारंभ करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में इस वाली अभिक्रिया के लिए हैलोजिनेशन में क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर Cl पॉजिटिव क्लोरीनियम आयन। देखिए क्लोरोबेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया करें तो अब देखिए क्लोरीन के कारण ये जो हैलोजन है ये कौन कौन सी स्थिति में जाएगी, एक तो यहाँ पर जाएगी, ये तो ऑर्थो स्थिति में, और इसके सामने एक पैरा स्थिति में। तो एक तो उत्पाद बनेगा आपके पास ऑर्थो कंडीशन का ये वाला, और दूसरा क्या बनेगा, पैरा वाला। तो इस तरह से आपको क्या होगा, देखिए जो पैरा स्थिति है वो स्टेबल ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये सममित होता है, और ये असममित होने के कारण इसकी मात्रा अल्प हो जाती है। तो इस तरह से दो उत्पाद मिलेंगे, ये ऑर्थो और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिलेगी। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसको कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसका होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अगली है क्रिया नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर ऑर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है बार बार कि जो क्लोरोबेंजीन होता है इसके Cl के कारण जो डायरेक्शनल इफेक्ट होता है वो सदैव और सदैव ऑर्थो और पैरा होता है। यदि यहाँ ब्रोमोबेंजीन होगी तब भी ऑर्थो पैरा दैशिक प्रभाव होगा, यदि यहाँ पर आयोडोबेंजीन होगी तब भी ऑर्थो और पैरा दैशिक प्रभाव होगा। अर्थात हेलो एरीन्स में हैलोजन ग्रुप के कारण बेंजीन नाभिक पर जो दैशिक प्रभाव आता है किसी अभिकर्मक की क्रिया करने पर, तो वो कौन सी स्थिति में होता है, ऑर्थो और पैरा में। तो नाइट्रीकरण करें, तो नाइट्रीकरण करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है आपके पास, NO2 पॉजिटिव आयन नाइट्रोनियम आयन के रूप में। तो क्या होगा आपके पास क्लोरोबेंजीन, इस पर किसकी क्रिया करेंगे, इस पर हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करेंगे। किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमने क्रिया कर दी। कहाँ जाएगा, एक तो ऑर्थो पर जाएगा और एक कहाँ पर जाएगा, पैरा पर जाएगा। कितने उत्पाद मिलेंगे, दो उत्पाद मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आपको ये बताया है कि जो पैरा जो कंपाउंड होता है वो सममिति होने के कारण ज्यादा मात्रा में मिलता है और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं वो कम मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट है। IUPAC नाम बनाएंगे तो देखिए 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा और 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा। अगली जो क्रिया है वो है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। देखिए इनमें क्या होता है, जो जितनी भी रिएक्शंस हैं इनके नाम से ही पता पड़ रही है कि हमें किसकी क्रिया करनी है। सल्फोनीकरण में हमें किसकी क्रिया करनी है, H2SO4 की क्रिया करनी है। क्लोरोबेंजीन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद मिलेगा। देखिए बार बार एक ही चीज आ रही है कि दैशिक प्रभाव आपको आना चाहिए। दैशिक प्रभाव बहुत सिंपल है कि ये वैसे दिया किसने था, हैमिक इलिंगवर्थ नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था कि किसी भी ग्रुप का क्या प्रभाव होता है। हम अलग से आपको एक वीडियो में हैमिक इलिंगवर्थ के रूल्स के बारे में बताएंगे। बाकी आपके इंटरमीडिएट सिलेबस में तो नहीं होता, लेकिन हायर एजुकेशन में जाएंगे जब आपको तो हैमिक इलिंगवर्थ नियम आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन इसका डायरेक्शनल इफेक्ट क्या है, ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ऑर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3H पॉजिटिव आयन होगा। तो कैसे होगा,
यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, आपने इस पर क्रिया किसकी करी, सांद्र H2SO4 की गर्म करा, तो कहाँ जाएगा, एक इस वाली ऑर्थो स्थिति में ये वाला SO3H ग्रुप चला गया, दूसरा किस स्थिति में जाएगा, पैरा स्थिति में, तो यहाँ पर SO3H ग्रुप। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपको पता है ऑर्थो स्थिति कैसी होती है, ये असममित होने के कारण ये माइनर स्थिति है इसकी, और ये मेजर प्रोडक्ट क्या है आपके पास, सममिति होने के कारण पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है, मेजर होता है, और ऑर्थो कैसा होता है, माइनर होता है। तो इसका IUPAC नाम आएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका क्या आएगा, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको पीछे जितनी भी रिएक्शंस पढ़ाई हैं, चाहे वो हैलोजिनेशन है, चाहे नाइट्रेशन है, चाहे सल्फोनेशन है, चाहे आगे अभी और भी पढ़ाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह, इन सब में आपने एक चीज गौर की है कि जो क्लोरोबेंजीन की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं या यहाँ ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शंस करें, उनका डायरेक्शनल इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो तथा पैरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की इसमें होती हैं। एक तो होती है कि हम इसमें एल्कलीकरण कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें एसिलीकरण कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि बेंजीन नाभिक पर यदि हम एल्किल समूह प्रविष्ट कराना चाहते हैं तो एल्कलीकरण करना होगा, यदि हमें एसिल समूह CH3CO ग्रुप हमें प्रविष्ट कराना है तो हमें एसिलीकरण करना होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है, एल्कलीकरण, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन पर एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो एल्किल बेंजीन प्राप्त होगी। जब यहाँ मैथिल ग्रुप लेंगे, मैथिल क्लोराइड लेंगे, तो ऑर्थो और पैरा मैथिल बेंजीन, ऑर्थो और पैरा क्लोरो मैथिल बेंजीन प्राप्त होगी। यह क्रिया क्या कहलाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्रिया। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हम मैथिल ग्रुप ले रहे हैं तो हमारे पास होगा मैथिल कार्बोनियम आयन CH3 पॉजिटिव। कैसे होगी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन इस पर CH3Cl की क्रिया करें तो देखिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगी, ना कि न्यूक्लियोफाइल से। ध्यान देना है, अभी तक जो पीछे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन बताई थी, वहां न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन हुआ था, Cl हटा था, लेकिन यहाँ पर Cl नहीं हटाना है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन सी स्थिति में करेगा, ऑर्थो और पैरा, यानी दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये CH3 ऑर्थो में भी जाएगा और ये CH3 पैरा में भी जाएगा। जब ये CH3 ऑर्थो में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1-क्लोरो-2-मैथिल बेंजीन, और जब यही CH3 पैरा स्थिति में जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1-क्लोरो-4-मैथिल बेंजीन। और आपको बार बार बता रहे हैं कि जो पैरा प्रोडक्ट होते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं वो माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इस प्रकार फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ये क्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। एल्कलीकरण इसलिए कहा गया है इसमें क्योंकि इसमें एल्किल समूह यहाँ प्रविष्ट करा गया। हम यहाँ CH3 के स्थान पर C2H5 लेंगे तो यहाँ C2H5 आ जाएगा, यहाँ C3H7 लेंगे तो यहाँ C3H7 आ जाएगा, यहाँ पर R ग्रुप लेंगे तो R ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक और दूसरी होती है, वो क्या होती है, एसिलीकरण रिएक्शन। एसिलीकरण क्रिया में क्या होता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन पर एसिल क्लोराइड या हम एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं की क्रिया करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है। यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहलाती है। देखिए ये एसिलीकरण है और पीछे जो पढ़ाया था आपको वो क्या पढ़ाया था, एल्कलीकरण। यहाँ तो पढ़ाया था एल्कलीकरण और यहाँ पर आप क्या पढ़ा रहे हैं आपको हम, एसिलीकरण। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या होगा आपके पास, CH3CO पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार क्या होगा, एक रिएक्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन पर आपने क्रिया किसकी कर दी, एसिटिल क्लोराइड की। तो क्या होगा, देखिए अब ये Cl नहीं जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो आपको सीखना क्या है, सीखना ये है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करता है जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया होती। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन सी स्थिति में करेगा, आपको बता रहा है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनका डायरेक्शनल इफेक्ट ऑर्थो होता है या उनका डायरेक्शनल इफेक्ट पैरा होता है। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये COCH3 ग्रुप ऑर्थो में जाएगा या CH3CO ग्रुप पैरा स्थिति में जाएगा। ऑर्थो वाली स्थिति माइनर बनती हैं और पैरा वाली मेजर प्रोडक्ट होते हैं। यदि IUPAC नेम देखें तो क्या बन जाएगा, 2-क्लोरोएसिटोफिनॉन और इसका क्या बन जाएगा, 4-क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो क्रियाएं हैं वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद द मेटल। तो धातुओं के साथ भी आपको पता है कि हैलोवेरिन्स अभिक्रियाएं देते हैं। कौन कौन सी क्रिया देते हैं, तो सबसे पहले क्रिया होती है वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया, वोल्ट्स फिटिक रिएक्शन। देखिए ये वोल्टेज अभिक्रिया नहीं है, वोल्टेज अभिक्रिया जो आपको बताई थी वो बताई थी
हेलो एल्केन्स के साथ, हेलो एल्केन्स की सोडियम के साथ क्रिया ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो एल्कीन मिलती है, वो वोल्टेज अभिक्रिया थी। ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ डिफरेंस है, कहीं आप इसको वोल्टेज समझ रहे हो, ये वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो फिर क्या मिलेगा, तो हमें एल्किल एरीन प्राप्त होगा। वहां पर क्या मिला था, एल्केन, लेकिन यहां पर क्या प्राप्त होगा, एल्किल एरीन मिलेगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये हो गया आपके पास कोई भी एरिल हैलाइड, यहाँ पे एक्स ग्रुप प्लस किसके साथ क्रिया करेंगे, Na के साथ, किसकी, एल्किल हैलाइड की, तो ये R ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा X के स्थान पर, ये X Na के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, NaX। तो यह संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ संतुलित करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे 2 और ये बन जाएगा 2NaX। तो इस तरह से जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने पे क्या हो जाएगा, कोई भी एरिल हैलाइड सोडियम से क्रिया करेगा किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा आपके पास, एल्किल एरीन मिलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम CH3 रख दें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर CH3 लग जाएगा तो टॉलुमीन मिल जाएगा। यदि हम यहाँ पर C2H5 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, एथिल बेंजीन मिल जाएगा। इस तरह से वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल हैलाइड दूसरा एरिल हैलाइड का मिश्रण किसके साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जबकि वोल्टेज अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं। अगली क्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। देखिए ये भी इसी से मिलती जुलती रिएक्शन है, फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एरिल हैलाइड प्रयोग किए जाते हैं। देखिए डिफरेंस क्या, अभी आपको बताया था इसमें क्या था, एल्किल और एरिल हैलाइड प्रयोग किए जाते हैं। आपको वोल्टेज अभिक्रिया के बताया था उसमें केवल एल्किल हैलाइड प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो अब ये रिएक्शन बता रहे हैं इसमें क्या है, इसमें एरिल हैलाइड प्रयुक्त किए जाएंगे। केवल एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करने पर डाइफेनिल प्राप्त होगा, यानी दोनों फेनिल ग्रुप यहां से आपस में लिंक हो जाएंगे और दो एरिल समूह जब जुड़ जाते हैं तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। और जो उत्पाद मिलता है इसको क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं। देखिए कोई भी हेलो एरीन आपके पास है, एरिल हैलाइड, इसकी सोडियम से क्रिया करेंगे तो यहाँ से 2NX बन गया और एक और ग्रुप दोनों आपस में जुड़ गए। देखिए हम नीचे डिटेल से हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया है, Na की क्रिया करें दूसरे क्लोरोबेंजीन से तो Na और Cl मिलकर क्या बन गया, NaCl, तो क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, फिटिंग अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ क्रिया। देखिए आपको पहले हेलो एल्केन्स में भी बताया था कि जो मैग्नीशियम के साथ क्रिया करते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मैग्नीशियम के। क्योंकि यहाँ पर हम हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम उदाहरण किसका लेंगे, हम केवल एरिल हैलाइड का लेंगे। तो एरिल हैलाइड की शुष्क ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये ईथर होता है की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। देखिए C6H5 Br प्लस Mg ये इसमें लिंक हो जाएगा किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क की ईथर की में। तो यहां पर लग जाएगा C6H5 MgBr फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम बहुत सिंपल होता है, पहले एरिल समूह लिखा जाएगा फिर मैग्नीशियम और पीछे हैलोजन समूह लिखा जाएगा। तो एरिल मैग्नीशियम हैलोराइड मान के चलो यहां पर होता है C6H5Cl प्लस Mg, तो क्या बनता है C6H5 MgCl फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता। यदि यहाँ पर होता C6H5 और यहाँ पर हो जाता आपके पास IMg, तो ये क्या बन जाता C6H5 Mg और I, तो क्या बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर की। देखिए ये जो आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल अभी बताया तो C6H5Cl प्लस Mg क्या बनेगा, ये THF का मतलब क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फ्यूरॉन ये आपके पास क्या है, ईथर है, तो ये Mg यहाँ जुड़ गया फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है, एरिल आयोडाइड का, उससे कम किसका होता है, एरिल ब्रोमाइड का, और सबसे कम किसका होता है, एरिल क्लोराइड का होता है। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है, यानी जो क्लोराइड वाले जो हेलो एरेंस होते हैं वो सबसे कम क्रियाशील होते हैं, उससे ज्यादा ब्रोमीन वाले होते हैं और सबसे ज्यादा आयोडीन वाले होते हैं। उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, एरिल आयोडाइड या एरिल ब्रोमाइड। देखिए ये रिएक्शन केवल एरिल आयोडाइड और एरिल ब्रोमाइड के लिए है, एरिल क्लोराइड के लिए नहीं है।
473 केल्विन ताप पर कॉपर के साथ अभिक्रिया करने पर डाइफेनिल प्राप्त होगा। डाइफेनिल अभी आपको फिटिक अभिक्रिया में भी मिला था, लेकिन वहां पर क्रिया किसके साथ थी? सोडियम के साथ। यहां पर किसके साथ है? कॉपर के साथ। तो ये रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह की है। C6H5I प्लस Cu प्लस C6H5I, I और Cu मिलकर क्या बन जाएगा? Cu2I2 और क्या बन जाएगा? डाइफेनिल। वहां क्या था? Na था, यहाँ पर क्या है? Cu है। तो यहाँ पर ये अच्छा ध्यान क्या करना है, ये रिएक्शन केवल एरिल आयोडाइड और एरिल ब्रोमाइड के लिए ही होती हैं। अदर रिएक्शन, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जो इन तीनों कैटेगरियों से बाहर होती हैं, वो क्रियाएं कुछ ही हैं। तो हमने आपकी सुविधा के लिए 1-2 रिएक्शंस लिए हैं। एक तो रिडक्शन। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि वहां से क्लोरोबेंजीन में से हमें Cl हटाना होगा, उसके स्थान पर H लगाना होगा। तो ये अपचयन के द्वारा हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन पर निकल, एल्यूमिनियम और कास्टिक सोडा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करने पर बेंजीन प्राप्त हो जाती है। देखिए क्लोरोबेंजीन का अपचयन करें किसकी उपस्थिति में? निकल, एल्यूमिनियम और कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, तो ये क्लोरीन यहाँ से अपचयित हो जाएगा, हट जाएगा और बेंजीन प्राप्त होगी। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना एग्जामिनेशन पर्पज के हिसाब से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन रिएक्शन कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये हमने अन्य अभिक्रियाओं में लिया है, चैप्टर से अतिरिक्त लिया है। दूसरी है क्लोरल से क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ पॉलीहेलोजेंस कंपाउंड आएंगे, उसमें आपको डीडीटी पढ़ाया जाएगा। तो डीडीटी बनाने का एक प्रोसेस होता है कि हम क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया कर देते हैं। क्लोरल होता है CCl3CHO, जो कि आपको पता है कि जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड होता है उसके हम क्लोरीनेशन उस काम करते हैं, तो उससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं? क्लोरल। तो CCl3CHO पर इस पर C6H5Cl की रिएक्शन करेंगे, किसकी उपस्थिति में? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो हमें डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसको DDT कहा जाता है। ये रिएक्शन कैसे होगी? देखिए CCl3CHO और यहाँ पर क्या होगा आपके पास? ये क्लोरोबेंजीन, इसकी पैरा स्थिति से दोनों हाइड्रोजन लगेंगे और CCl3CH के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए आपके पास 2 की चेन है, 1 2, तो आपके पास क्या है? 1 1 1, 3 बार 1 लग रहा है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और 2 पर क्या लग रहा है? 2 पर लग रहा है। एक ग्रुप ये और एक ये, दोनों का हम IUPAC नामकरण अलग से करेंगे। तो 2 पर लग रहा है और ये भी 2 पर लग रहा है। तो 2 2 बेस क्या? पैरा क्लोरोफिनाइल इथेन, और इसको सामान्य रूप से क्या कहते हैं? DDT। तो ये एक आपकी अन्य क्रिया है। अब बात करते हैं NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। NCERT में आप देखेंगे एक्सरसाइज में एक प्रश्न पूछा गया है, आप एक्सरसाइज को देखें कि कैसे प्राप्त करेंगे टोलुइन से बेंजल अल्कोहल। अब देखिए टोलुइन है C6H5CH3, तो आपको यहाँ पर बनाने की विधि प्रयुक्त करनी है। दूसरा, जब हमारे पास वहाँ पर जो ग्रुप है उसका हेलोजिनेशन हो जाएगा, पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण करेंगे, तो उसके बाद क्या हो? Cl को हटाएंगे हम KOH के द्वारा, तो इस तरह से बेंजल अल्कोहल प्राप्त कर लेंगे। देखिए कैसे होता है। टोलुइन, इसका हमने साइड चेन हेलोजिनेशन किया, यहाँ से एक H हटा, इसके स्थान पर Cl आ गया, तो क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। अब इस पर हम जलीय KOH की क्रिया करें, तो आपको पता है कि जलीय KOH की क्रिया करने से क्या होगा? ये Cl हट जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्रिया होगी और बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछी जा चुकी है। अगली रिएक्शन है जो NCERT एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, वो है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ये आपको पीछे भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेंजीन पर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, किसकी उपस्थिति में? हैलोजन वाहक की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब क्या करेंगे? इस पर हम नाइट्रीकरण करेंगे। अभी आपको बताया ऑर्थो और पैरा उत्पाद में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैरा ही पूछा है, तो हम पैरा जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, तो 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन इसके नाइट्रीकरण के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है NCERT का, वो प्रश्न क्या है कि क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो बिल्कुल अभी जैसे पिछला जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसी की तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रीकरण करेंगे, तो पहले क्या मिलेगा? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। अब क्या करेंगे? इस Cl को हटाएंगे, किसके द्वारा? NaOH के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन के द्वारा। फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्या? डाइल्यूट HCl क्रिया यानी जल अपघटन कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड परीक्षाओं के लिए। हमने इसमें 4 रिएक्शंस को इंक्लूड किया है केवल, बाकी जो रिएक्शंस है इसकी हम अलग से वीडियो बना रहे हैं NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। एक और प्रश्न है आपके पास, कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बाइफेनिल। तो अभी आपको बताया था कि हम इस पर पहले क्या करेंगे? बेंजीन का हेलोजिनेशन करेंगे, चाहे तो क्लोरीन के द्वारा या ब्रोमीन के द्वारा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। फिर हम इसकी क्रिया किससे करेंगे? सोडियम के साथ फिटिक अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, और बाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक